नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लगभग आप सभी को पता चल ही गया होगा कि रेलवे के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि सहायक लोको पायलट की वैकेंसी जो है वो निकाली जा चुकी है, जिसका रोजगार सूचना संख्या जो है वो 1/2024 है। तो ये पहले अभी कुछ दिनों पहले आई थी, मतलब इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन, लेकिन अब ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गई है। तो इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देखे हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड्स और विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना 1/2024, और ये इसका मैप हो गया इंडिया का। और यहाँ पे देख लीजिए सहायक लोको पायलट की ये भर्ती है, ALP की भर्ती। और नीचे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से डिटेल्स नोटिफिकेशन शुरू होती है, जिसमें सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है सो 20 जनवरी 2024 यानी कि आज ही के दिन से ये शुरू होना अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और 19 फरवरी 2024 तक ये अप्लाई होगी, रात के 12 बजे तक। ठीक है। अगर यहाँ पे देख लीजिए संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ कृपया ध्यान दें। खाता बनाएं, फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए RRB को संशोधित नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, आपकी एडिटिंग के लिए भी डेट रखी गई है कि 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक के बीच में अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन कृपया ध्यान दें कि खाता बनाएं, फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए RRB को संशोधित नहीं किया। जैसे आपकी अगर जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको अपना RRB जो भी बोर्ड से आप भरना चाहते हैं वो चूज़ करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज़ें होंगी ये एडिट नहीं की जा सकेंगी। इसके बाद जब आप लॉगिन करके जब फॉर्म भरना अप्लाई करेंगे, शुरू करेंगे, तो उसके बाद की चीज़ें एडिट हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्म भरिएगा दोस्तों तो आप बहुत ही ध्यान से फॉर्म सबमिट करने से पहले 2-3 बार रिव्यू कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने छात्रों से ही समझिए तो पैसा लूटने का ये जुगाड़ बनाया हुआ है कि एडिट करने के लिए आपको पैसे लगेंगे और तभी आप एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गलती ना कीजिएगा। आगे जब बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये जो पद है वो सहायक लोको पायलट का है, और 7वें CPC के अंतर्गत ये लेवल 2 की नौकरी है। और इसकी जो बेसिक पेमेंट है वो 19,900 से शुरू होती है, लेकिन इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 है। तो काफ़ी अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको 18 से 30 दी हुई है, तो उसमें आपको घबराने की बात तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि 30 साल के बाद ही आपको छूट मिलती है नॉर्मली जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है उसके हिसाब से। बट 18 से 30 साल की आपको एज ग्रुप रखी गई है, तो ठीक ठाक रखी गई है मुझे लगता है। लेकिन जो सबसे चिंता करने की जो बात है वो ये है दोस्तों कि मात्र 5696 यानी कि 5696 वैकेंसी ही भारत सरकार ने यहाँ पे निकाली है ALP की। जबकि देखा जाए तो रेलवे में भाई 3 लाख से भी ज़्यादा भर्तियाँ खाली हैं, और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी आजकल आप देख रहे होंगे रेलवे में हो रहे हैं। और उसका कारण भी कुछ यही है कि रेलवे लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की कमी जो है, भर्ती में कमी के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि ओवर टाइम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के समस्याओं के चलते जो है सो एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और वैकेंसी के नाम पे मात्र देखिए कितनी कम वैकेंसी उन्होंने निकाली है। तो इसके लिए जो भी हो सकता है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर छात्र ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं कि भाई इसकी वैकेंसी को बढ़ाइए। अब 5696 वैकेंसी को अगर आप सभी RRB में 18, 19, 20 शायद ऊपर में जो मैप दिखाया है उसमें 21 बोर्ड दिख रहे हैं, तो 21 बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो 5000 की वैकेंसी कुछ भी मायने नहीं रखती दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे इस वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें ध्यान देनी है। जैसे भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सभी संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और एक वैध email ID होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ सभी संचार केवल SMS या ईमेल के माध्यम से होंगे। तो जब आप फॉर्म भरिएगा तो एक ऐसा email ID जो आप परमानेंट यूज़ करते हो, हमेशा यूज़ करते हो, या नया बना रहे हैं तो उसको हमेशा यूज़ कीजिएगा। और जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हो वो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए, मतलब आप या तो हमेशा यूज़ करते हो या भविष्य में भी आप उसको ही यूज़ करेंगे। अगर नया यूज़ करने वाले हैं तो आप नया मोबाइल नंबर दीजिएगा, या घर के किसी पेरेंट्स का जिनका परमानेंट मोबाइल नंबर है वो आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें चूके तो फिर आपके मोबाइल से ही सारा संचार होगा। आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से लेके आपके वैकेंसी मतलब रिजल्ट आने तक का सारा जो कम्युनिकेशन होगा आपको इसी के माध्यम से होगा। अभी आपको मैं इसका फ़ायदा बता रहा हूँ दोस्तों कि जो 2018 में वैकेंसी निकली हुई थी ALP और टेक्नीशियन की,
उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं, मतलब अभी भी वेटिंग लिस्ट वालों का वेटिंग क्लियर किया जा रहा है, अभी भी सिलेक्शन हो रहा है। आज के 6 साल पहले, समझ 2024 आ गया, 5 साल पहले की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट अभी तक आ रहा है। तो इसका ये फ़ायदा है, जैसे आपके ईमेल पे मैसेज करेंगे वो कि हाँ भाई आपका ये रिजल्ट हो गया है, मोबाइल पे मैसेज करेगा आपका रिजल्ट हो गया है। अब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही नहीं काम कर रहा है तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि रिजल्ट आ रहा है। अब आप फिर डेली वही करेंगे कि डेली आरआरबी की वेबसाइट चेक करते रहेंगे, तो उससे बेटर है कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे इन्होंने कही है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को एक खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाता बनाए फार्म में भरे गए विवरण यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी खाता बनाने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किए जा सकेंगे। मतलब जो अकाउंट आप बना रहे हैं, रजिस्टर जब कर रहे हैं, तो उस समय जो भी डिटेल्स आप भरेंगे ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे आप रेलवे को कितना भी पैसा दे दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं ये कि ऑनलाइन आवेदन सभी प्रकार के से पूर्ण जमा, मतलब ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार खाता बनाए फार्म, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित एवं चयनित आरआरबी के में भरे गए विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित परिवर्तित करना चाहता है तो वह प्रत्येक बार 250 रुपये के संशोधन शुल्क का भुगतान करके 20 फरवरी से 29 फरवरी तक कर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार जैसे अगर आप कोई भी एडिटिंग कर रहे हैं, आपने कुछ गलती कर दी, फिर उसको एडिट करना चाहते हो, 250 रुपये लगेगा आपका, तो उसी समय आप सारा कुछ फिर से चेक कर लीजिएगा। कहीं अगर फिर से अगर कोई मिस्टेक उसमें रह गई और फिर से आप उसको एडिट करने जाएंगे तो फिर से 250 रुपये लगेगा। मतलब 500 रुपये का शायद ये फॉर्म होगा और ये 250 से करके पता नहीं कितना एडिटिंग का चार्ज ले लेंगे। तो फॉर्म भरते समय बहुत ही प्रिसाइज रहिएगा, एकदम ध्यान से ही भरिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी है कि दूसरे चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग आरआरबी उस आरआरबी के लिए रिक्तियों के 15 गुना की दर से की जाएगी। समझ रहे हैं आप? रेलवे प्रशासन का संग ये घट बढ़ सकती है। यह सीबीटी 1 में उनकी योग्यता पर आधारित होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अंक सामान्य किए जाएंगे, जिनमें कई पालियों में होंगी। सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट के उम्मीदवारों का आधारित वेबसाइटों के साथ साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मतलब आपका रिजल्ट भेजा जाएगा डाउनलोड करने के लिए, कॉल लेटर वगैरह सारा कुछ, मतलब 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा आपको सीबीटी 1 के बाद। और नकारात्मक अंकन जो है वो सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में नकारात्मक अंकन होगा और कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। इस पॉइंट में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे आपका 2 एग्जाम होगा इसमें, एक तो आपका मान लीजिए सीबीटी 1 होगा जिसमें नॉर्मल आपका जो सिलेबस होता है, आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीएस होगा, साइंस होगा, ठीक है। ये आपके 4 सिलेबस मान लीजिए 4 विषय होगा जिसमें आपका सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 2 में आपका होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में आपका एक जो जैसे आईटीआई होता है, तो आईटीआई आपने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो वो आप जब चुनते हैं ना क्वालिफिकेशन में कि आपने किस आधार पे ये फॉर्म भरा है, तो उससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, तो वो आपका एप्टीट्यूड सीबीटी 2 में एक टेस्ट हो जाता है। मतलब आपका जैसे कोई आईटीआई रखता है, कोई साइंस रखता है, कोई फिटर रखता है, कोई इलेक्ट्रीशियन रखता है, तो उससे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका सीबीटी 2 में आ गया। उसके बाद आपका होता है कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीटी 3, इसको कह सकते हैं मान के चलिए सीएटी सीबीएटी जो होता है, इसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है मान के चलिए, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको साइको के नाम से हम लोग जब सभी जानते हैं कि भाई साइको टेस्ट होगा, तो आपका होने वाला है। उसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी से ही आप साइको का तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मतलब सीबीटी 1 सीबीटी 2 के साथ साथ थोड़ा थोड़ा साइको का भी प्रिपरेशन अभी से करिएगा, तो बहुत आपको लाभ मिलने वाला है इसमें दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है साइको टेस्ट, खास करके एएलपी का कंपेरेटिवली स्टेशन मास्टर के, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जो होता है वो थोड़ा आसान होता है एएलपी से। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस की बात यहाँ पे की गई इस वैकेंसी में दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपको जैसे यहाँ पे कहा गया कि A1 स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, शारीरिक रूप से हर तरह से फिट होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, दूर की दृष्टि 6x6 बिना फॉगिंग टेस्ट वाले चश्मे के 2D स्वीकार नहीं होगा। मतलब बिना चश्मा के ही आपका ये 6x6 होना। निकट दृष्टि दोष आपका 0.6 बिना चश्मे के, और कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सारा टेस्ट मतलब आपको पास करना होगा, सिंपल जो भी दिया हुआ है। तो कलर विजन वगैरह पास करना होगा, चश्मा वगैरह तो आप मान के चलिए अगर प्रॉब्लम होगा आँख में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप आँख चेक करा लीजिएगा पहले, तो बेटर होगा तैयारी करने से पहले ही, क्योंकि अगर आप मान के चलिए मेडिकल में फेल हो जाएंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं फिर तैयारी का, फिर आप दूसरी चीज़ की तैयारी कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो जैसा कि मैंने आपको कहा था दोस्तों कि उम्र में छूट तो आपको नॉर्मली मिलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए ST SC को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC NCL को आपको 3 साल की छूट मिलेगी, और इसी तरह से सभी को जो कैटेगरी वाइज जितनी छूट मिलनी चाहिए वहाँ यहाँ पे आपको मिल रही है। तो वो आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आपको उम्र में भी छूट मिल जाएगी दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी उम्मीदवारों के लिए क्रम संख्या 2 पर नीचे उपस्थित नीचे उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर प्रथम CBT में उपस्थित होने के लिए 500 रुपये के शुल्क, इस शुल्क में 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के 500 रुपये की आपकी ऑनलाइन फ़ी लगने वाली है जनरल OBC EWS के लिए, और उसमें से 400 रुपये आपको बाद में वापस होंगे। हालांकि 400 नहीं होता, 390 ही वापस आता है। तो वो आपको मिलेगा जब आपका सब कुछ एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तब। उसके बाद ST SC के लिए, एक सर्विसमैन के लिए और अल्पसंख्यक के लिए, महिलाओं के लिए 250 रुपये की फ़ीस में लगने वाली है, जिसमें से कि 250 का 250 पूरा फ़ी आपको वापस हो जाएगा। हालांकि 240 रुपये ही आएंगे, तो ये आपको पूरा फ़ी वापस होने वाला है, रिफंडेबल फ़ी है, ठीक है। तो ये आपका फ़ी लगने वाला है इस वैकेंसी को भरने के दौरान। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पे पोस्ट नेम एंड पे लेवल यहाँ पे 2, 19,900 बेसिक, मेडिकल A1 यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन या SLC मतलब 10+2 हो गया। NCVT SCVT से मान्यता प्राप्त संस्थानों से ITI फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक या मैकेनिक रेडियो और टीबी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर वाहन या वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर और कॉइल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट या रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक के ट्रेडों में अगर आपने ITI कर रखा है मैट्रिक के बाद या 12th के बाद या कभी भी, तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो उसके अतिरिक्त मैट्रिक के बाद मतलब उल्लिखित में से कोई भी ट्रेड में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आप इसको भर सकते हैं। या फिर तीसरा क्वालिफिकेशन देखिए, मैट्रिकुलेशन SLC के बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, मतलब अगर आपने मैट्रिक के बाद ITI कर रखा है तो भी भर सकते हैं, मैट्रिक के बाद अप्रेंटिस कर रखा है आपने तो भी भर सकते हैं, या मैट्रिक के पास अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। इसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों की विभिन्न धाराओं का संयोजन ITI के बदले नॉट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का स्थान पर उपयुक्त इंजीनियरिंग विषयों में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। मतलब अगर आपने BTech भी कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि इसमें भर्ती की प्रक्रिया क्या रहने वाले। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद आपका CBT1 एग्जाम होगा, फिर CBT2 एग्जाम होगा, फिर आपका CBAT होगा, उसके बाद आपका DB होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी उचित समय अधिकारी, ये तो आपका डिटेल्स हो गया। तो इस मतलब आपके पहला चरण CBT1 हो गया, फिर CBT2 होगा मतलब PT होगा, मेंस होगा, उसके बाद साइको होगा, साइको के बाद आपका DB होगा, और DB के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आगे अगर देखेंगे तो CBT1 का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, CBT2 का, तो CBT1 का जो पैटर्न और पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। CBT1 के लिए आपको कुल 75 प्रश्न होंगे, जिसमें 1/3 का मतलब निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। 1 नंबर आपको अधिकतम ऐसे मिलने वाले हैं, और आपको पता है कि नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। प्लस में पता था कि न्यूनतम जो आपको मिनिमम एलिजिबल ये क्या पता क्वालिफाइंग जो नंबर है वो भी है। जनरल और EWS के लिए 40% नंबर आपको लाना अनिवार्य है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। तो ये अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स से अगर आप नहीं लेके आते हैं तो आप तो पहले ही बाहर हो गए हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपको देख लीजिए, जैसे मैंने आपका कहा मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, उसके बाद आपको जनरल साइंस है और फिर GS है, ठीक है। तो ये आपको 4 सिलेबस इसमें होने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर CBT2 होगा, CBT2 में आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो CBT2 में आपको देखिए 2 भाग होंगे, CBT2 में आपको 2 भाग होंगे, भाग A और भाग B, जैसा कि नीचे बताया गया है। कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट की आपको होने वाली है। इसमें कुल 175 प्रश्न होंगे। भाग A में 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, और भाग B में आपको 60 मिनट मिलेगा और 75 प्रश्न होंगे। यहाँ भी 1/3 का आपका निगेटिव मार्किंग होगा, और इसमें भी आपको देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसका जो आपका क्वालिफिकेशन है वो देखिए आपका भाग A का, जैसे भाग A में भी वही सेम होने वाला है, मतलब मैथ होगा, रीजनिंग होगा, और नॉर्मल जो इंजीनियरिंग की ड्राइंग वगैरह जो होती है तो वो आपको पूछी जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद भाग B का जो पाठ्यक्रम होगा वो आपका क्या होगा, तो भाग B की प्रक्रिया के लिए एक योग्यता परीक्षा है, और इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT द्वारा निर्धारित विभिन्न ट्रेड पाठ्यक्रम से प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए योग्यता आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे।
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने कर रखा है तो उससे पूछा जाएगा, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। उसके बाद आपको पता ही है फिर साइको होगा, फिर साइको के बाद जो भी है आपका आगे की प्रक्रिया होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल के टोटल 21 जो बोर्ड है रेलवे के उन सभी का यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, और 21 बोर्ड में मिला करके आप सोचिए कि मात्र 5600 की वैकेंसी निकाली गई है, तो ये बड़ा दुखद है। खैर जो भी निकाली गई है वैकेंसी उस पर लोग आंदोलन कर रहे हैं एंड आप भी उसमें शामिल हो जाएं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नीचे में वैकेंसी दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना है। यहाँ पे देख लीजिए जोन वाइज आपकी वैकेंसी दी हुई है। जैसे अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी 238 है, 228 अजमेर में, इसी तरह 473 की आपको बेंगलुरु में मिल जाती है। बिलासपुर बोर्ड में आपको 1192 मिलती है। 254 की वैकेंसी आपको कोलकाता बोर्ड में है। 411 की वैकेंसी मुंबई बोर्ड में है। उसके बाद 559 की वैकेंसी आपको सिकंदराबाद में है, और कुल मिलाकर के 5696 वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी डिवाइडेड है। यहाँ पे इधर एक सर्विसमैन वालों की है तो बिलासपुर में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एक सर्विसमैन के लिए सीट है। ये कुल मिलाकर के वैकेंसी की डिटेल्स है दोस्तों यहाँ पे। तो यही थी कुल मिलाकर के इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। एंड वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू, जय हिंद।